एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-1 से बराबर हो चुकी है, लेकिन अगला मुकाबला उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर जब ये दोनों टीमें आखिरी बार भिड़ी थी तो इतिहास बना था। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की अकड़ को तोड़ा था, गावा के घमंड को तोड़ा था। इस बार भी मुकाबला ऐतिहासिक रहेगा क्योंकि ये आखिरी बार होगा जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इस मैदान पर आमने सामने होंगी, क्योंकि इसके बाद इस मैदान को नए सिरे से बनाया जाएगा। पिछले दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम इसी मैच में इसी मैदान में हुआ था, लेकिन शायद इस बार ताबूत के बनने की शुरुआत इस मैदान से होगी क्योंकि ये मैच इस सीरीज में बहुत डिसाइसिव रहने वाला है। ये मैच जो भी टीम जीतेगी मोमेंटम यहां से आगे लेके जाएगी। अगले मैचेस बल्लेबाजों के लिए आसान रहने वाले हैं। सो इस मैच में इंडिया की तैयारी कैसी है और प्लेइंग 11 कैसी रहेगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसीलिए हम इस वीडियो में इंडिया की प्लेइंग 11 ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के लिए डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। एडिलेड से ब्रिस्बेन आते आते कंडीशंस तो बदलने वाली हैं। पिंक बॉल रेड बॉल में बदल जाएगी, विकेट की कंडीशंस बदलने वाली है, प्लेइंग कंडीशंस बदलने वाली हैं, बाउंस का डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या बैटिंग ऑर्डर बदलेगा इंडिया का? मुझे नहीं लगता है कि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर बदलने वाला है, क्योंकि ओपनर जो है एक तो यशस्वी जायसवाल रहेंगे। यशस्वी जायसवाल ने अब तक इस सीरीज में एक पारी बहुत अच्छी खेली है, लेकिन बाकी जो 3 पारियां उनकी रही हैं उतनी अच्छी नहीं रही हैं। और शायद जिस चीज की जरूरत उनको है थोड़ा पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करने की। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में आपको नई गेंद संभालना और ग्राइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नई गेंद पर ज्यादा शॉट्स खेलते हैं तो फिर आपके लंबी पारी खेलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जहां पर उन्होंने बेटर अप्लाई किया था, 160 रनों की पारी भी खेली थी, बाकी 3 पारियां उनके लिए फेलियर रही हैं। तो उनसे थोड़ा सा डिटर्मिनेशन की जरूरत ज्यादा होगी एज अ बैट्समैन, एज अ ओपनर। उनके पार्टनर पिछले 2 मैचेस में केएल राहुल रहे हैं, और केएल राहुल के साथ आपने एक चीज देखी है कि दौरा हमेशा अच्छा शुरू करते हैं, लेकिन दौरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उनकी परफॉर्मेंस में डिप आता जाता है। इंडियन टीम होप कर रही होगी कि वो चीज इस बार केएल राहुल के साथ ना हो, और इस दौरे का पीक केएल राहुल का इस टेस्ट मैच में आना चाहिए। अब तक जो उन्होंने 4 पारियां खेली हैं, 3 पारियां अच्छी खेली हैं। अब एक पारी उनसे ऐसी चाहिए जो इंडिया के लिए मैच विनिंग पारी साबित हो, क्योंकि जो बल्लेबाज इस दौरे पर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल दिखा है, सबसे अच्छे कंट्रोल में दिखा है, जिसका तरीका सबसे बेहतर दिखा है, वो केएल राहुल हैं। इसीलिए आपको केएल राहुल से उम्मीद भी ज्यादा करनी चाहिए। रही बात उनके ओपन करने की या रोहित शर्मा के ओपन करने की, जब केएल राहुल पहले 2 टेस्ट मैच में ओपन कर रहे थे तो तीसरे में क्यों नहीं करने चाहिए? वो डिसीजन इंपॉर्टेंट था जो आपने सेकंड टेस्ट मैच में लिया। जब सेकंड टेस्ट मैच में आपने केएल राहुल को ओपन कराया तो ऐसा क्या रीजन बनता है कि आप थर्ड टेस्ट मैच में केएल राहुल को ओपन ना करा के रोहित शर्मा को कराएंगे? क्योंकि लॉजिक हर दिन बदलने के साथ चेंज नहीं होते। क्रिकेट में जो भी लॉजिक एक बार आप अप्लाई करते हैं उसको आपको थोड़े दिन टाइम जरूर देना पड़ता है, बिकॉज ये ऐसा गेम है जहां पर आप अगर हर दिन चेंज करते रहेंगे तो बनी बनाई चीजें भी आपके लिए बिगड़ती रहेंगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपने पिछले मैच में डिसीजन लिया था केएल राहुल आपके लिए ओपन करने वाले हैं, तो केएल राहुल को ओपन करने दीजिए इस सीरीज में। रोहित शर्मा जिस नंबर पर खेले थे उस नंबर पर ही खेल सकते हैं और उस नंबर पर अपने आप को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं। देन नंबर 3 पर अगर बात की जाए, शुभमन के लिए दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, इंजरी हो गई, बट दूसरे टेस्ट मैच में आए, बहुत अच्छे दिखे। जिस तरह से 2020 के दौरे पर उन्होंने शुरुआत की थी, प्रॉब्लम वही है कि अपनी पारियों को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर रहे। दोनों पारियों में उनको स्टार्ट मिला, शायद उनको उन दोनों पारियों को बड़ी पारी में कन्वर्ट करना चाहिए था। इंडिया की प्रॉब्लम इस सीरीज में बैटिंग ही रहने वाली है। इंडिया जब जब अच्छी बल्लेबाजी करेगा, इंडिया की टीम मैच जीतने की प्रबल दावेदार होगी, और उन खिलाड़ियों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी जो ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जिनको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। क्योंकि स्टार्ट मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नहीं होता इंग्लैंड की तरह कि आप कभी भी सेट नहीं है, कोई भी एक गेंद आके आपका विकेट लेके चली जाएगी। यहां पर जब आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, देन बात आपके टेम्परामेंट की है, उस चीज की है कि आप कितना यूज्ड टू हैं लंबी पारी खेलने के। इसीलिए शुभमन को उस पर्टिकुलर चीज पर काम करना पड़ेगा, और अगर वो बड़ी पारी खेलेंगे तो उससे इंडियन टीम को स्टेबिलिटी भी मिलेगी और शायद जीत में उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 4 नंबर पर विराट कोहली, एक अच्छी पारी उनकी तरफ से भी आई,
और शायद लोग कहेंगे कि वो आसान कंडीशंस थी जहां पर उन्होंने पारी खेली, यशस्वी जायसवाल ने पारी खेली। बाकी जो 3 डिफिकल्ट पारियां थी वहां पर विराट फेल हुए, तो उनके सामने भी इम्तिहान रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली को अच्छा पेस एंड बाउंस रास आता है। ब्रिस्बेन में हो सकता है कि आपको उनकी तरफ से एक अच्छी पारी देखने को मिले। बहुत कुछ डिपेंड करेगा विराट कोहली के लिए इस सीरीज में, उनकी बल्लेबाजी कैसी जाती है, क्योंकि इन सीनियर खिलाड़ियों का भविष्य इस सीरीज पर काफी हद तक निर्भर करता है। इसलिए विराट कोहली को अपना टेस्ट क्रिकेट बचाना है तो इस सीरीज में स्कोर तो करना पड़ेगा। अगर इंडिया ये सीरीज हारती है तो उसकी गाज किसी ना किसी पर तो गिरेगी। हो सकता है कि विराट भी उसमें शामिल हो जाएं। देन 5 नंबर ऋषभ पंत लगातार खेल रहे थे, बट मैं कहूंगा कि अगर आपके पास रोहित शर्मा है तो रोहित को आप 5 रखिए, ऋषभ को 6 रखिए। बिकॉज ऋषभ पंत 6 नंबर भी खेले हैं, रोहित शर्मा को 6 ले जाना शायद ज्यादा नीचे हो जाता है। 5 नंबर एक सही पोजीशन है, हालांकि यहाँ पर नंबर से उतना फर्क पड़ता नहीं है। आप 5 पर ऋषभ को रखें, 6 पर रोहित शर्मा को रखें, या आप उसका उल्टा कर लें, तो यहाँ पर नंबर से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। रोहित शर्मा विद हिज एक्सपीरियंस शायद 5वें नंबर पर जब बल्लेबाजी आती है और गेंद 40-50 ओवर पुरानी है तो बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया में आसान होती है। तो आप रोहित शर्मा को एज ए बैट्समैन वो कंडीशंस भी दे रहे हैं, बिकॉज वो अभी देख रहे हैं आप कि नेट्स में भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके लिए एज ए कैप्टन बहुत जरूरी है रन बने। उनके रन बनेंगे तो कप्तानी में भी आपको वो प्रोएक्टिवनेस देखने को मिलेगी। अदरवाइज जब बल्लेबाज के तौर पर आपके रन नहीं बनते तो फिर कप्तानी में भी आपको वो थोड़ा सा रवैया ढीला नजर आता है। और ऋषभ पंत के लिए भी जरूरी है कि 4 पारियां हो गई हैं, कैमियोज आपके लिए मैचेस नहीं जिताएंगे, आपको पारी चाहिए। एक पारी उनके बल्ले से भी ड्यू है, शायद वो ब्रिस्बेन के टेस्ट मैच में आ जाए जैसे उन्होंने पिछले दौरे पर खेली थी। देन 7 नंबर स्पिनर का सिलेक्शन। अब तक स्पिनर को लेकर के बहुत कंफ्यूजन दिखा है इंडियन खेमे में कि अश्विन के साथ शुरू करना चाहिए था, जडेजा को खिलाना चाहिए था, या वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन सही था। मुझे लगता है कि टीम के बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन बेस्ट था। आपने अब तक इस सीरीज में देखा है कि स्पिनर का रोल बहुत मिनिमम रहा है। स्पिनर्स चाहे नेथन लॉयन हो चाहे इंडिया का स्पिनर हो, अश्विन खेले भी या नहीं भी खेले, आपने दोनों टेस्ट मैचेस में देखा कि स्पिनर्स ने कोई खास विकेट निकाले नहीं, और ये चीज यहां पर भी होने वाली है। ब्रिस्बेन में भी स्पिनर का रोल मिनिमम ही रहेगा। तो बल्लेबाजी मैटर करती है। अश्विन ने हालांकि पिछले टेस्ट मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अगर बल्लेबाजी में ही कंपैरिजन किया जाए जडेजा, वॉशिंगटन और अश्विन में, तो शायद वॉशिंगटन सुंदर आगे जाएंगे जडेजा से, इसलिए कि बल्लेबाजी बराबर की हो सकती है, बट गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर जडेजा से बेटर कर रहे हैं। पिछली सीरीज में भी किया था, पहले टेस्ट मैच में भी किया था। 8 नंबर नीतीश रेड्डी या एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर। ये चर्चा बहुत हुई है कि इंडिया को एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए, जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट मिल जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए बल्लेबाजी ही चैलेंज है। नीतीश रेड्डी वो बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने आपके लिए रन्स बनाए हैं, और उस बल्लेबाज को आप किसी भी कीमत पर बाहर नहीं छोड़ना चाहेंगे, जिसके थोड़े रनों से आपकी टीम को बहुत फर्क पड़ा था, स्पेशली पहले टेस्ट मैच में। जो 150 बना था पहली पारी में, अगर वो 100 या 110 का स्कोर होता और ऑस्ट्रेलिया उसके नजदीक चली जाती तो कहानी डिफरेंट हो सकती थी। इसीलिए नीतीश रेड्डी जो टेम्परामेंट दिखा रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन उनका बल्ले के साथ आ रहा है, बाकी गेंदबाजी में भी आपको ऑप्शन तो कम से कम दे रहे हैं, कप्तान उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नीतीश रेड्डी का सिलेक्शन जस्टिफाइड है। शायद मैंने पिछले 2 टेस्ट मैचेस में क्वेश्चन किया था उस चीज को, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जितना उन्होंने परफॉर्म कर दिया है, और मेरिट पर भी अगर आप जाएं तो उनके सिलेक्शन को आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। बात जब आती है कि आप उनकी जगह पर चौथा तेज गेंदबाज खिला लीजिए, तो भाई बल्लेबाजी में गड़बड़ है, आप गेंदबाज बढ़ाते रहेंगे, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जो पिंक बॉल टेस्ट मैच में गेंदबाजों के साथ दिक्कत हुई है, वो दिक्कत है यूज्ड टू होने की। उस बॉल से इंडियन बॉलर ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते, दैट्स व्हाई हमारे लिए लाइन और लेंथ कंट्रोल करना पिंक बॉल में मुश्किल हुआ। अदरवाइज आप पहले टेस्ट मैच में देखेंगे इंडिया ने बहुत कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई है। सो जब गेंदबाजी प्रॉब्लम है नहीं तो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाने की जरूरत नहीं, आपको 3 ही फास्ट बॉलर खिलाने की जरूरत है। और 3 फास्ट बॉलर में एक तो आपके जसप्रीत बुमराह हो गए श्योर शॉट, उनकी फिटनेस को लेकर के सवाल जरूर उठे हैं, बट मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह ये वाला टेस्ट मैच खेल जाएंगे। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने आके बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है। जब ये दौरा शुरू हो रहा था तो उनको लेकर के बहुत सारे डाउट थे, लेकिन इन कंडीशंस में जहां बॉल ऑफ द विकेट तेज निकलता है, पेस एंड बाउंस आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, और जब ये चीजें विकेट से होती हैं, विकेट रिस्पॉन्सिव होता है, तो मोहम्मद सिराज में एक एनर्जी अलग दिखती है। उनकी रिस्ट पोजीशन की बात काफी हुई थी, जिस तरह से भरत अरुण ने उनको हेल्प आउट किया है, तो गेंदबाजी इंप्रूव तो नजर आ रही है। मोहम्मद सिराज 1 महीने पहले एक डिफरेंट गेंदबाज नजर आ रहे थे, अब शायद डिफरेंट गेंदबाज नजर आ रहे हैं, तो उनकी जगह को लेकर के मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन है।
अब तक जो इंडिया ने 3 पारियों में गेंदबाजी की है, 4 पारियों में गेंदबाजी की है, उसमें मोहम्मद सिराज का एक स्पेल था जो बहुत ऑर्डिनरी था, पहले मैच का पहला स्पेल, उसके बाद वो इंप्रूव ही होते गए हैं। तो दूसरे टेस्ट मैच में प्रॉब्लम हुई, वो जसप्रीत बुमराह के साथ भी थी, बाकी गेंदबाजों के साथ भी थी, लेकिन बाद में उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। तो अगले टेस्ट मैच में भी मुझे लगता है कि वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे। उसके बाद फाइनल फास्ट बॉलर का सिलेक्शन, क्या आकाशदीप को इस टीम में जगह मिलनी चाहिए? और मैं बड़ी सीधी सी बात कहता हूं कि अगर आपको आकाशदीप को खिलाना था तो ये डिसीजंस पहले लेने चाहिए। हर टेस्ट मैच के साथ अपना डिसीजन और लॉजिक चेंज नहीं करना चाहिए। हर्षित राणा को आपने अब तक 2 टेस्ट मैचेस खिलाए और 2 टेस्ट मैचेस में पहला टेस्ट मैच उनका बहुत ही अच्छा गया, उसके बाद प्रैक्टिस मैच में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। पिंक बॉल की प्रॉब्लम सिर्फ हर्षित राणा के साथ नहीं थी, ये आपने बाकी तेज गेंदबाजों के साथ भी देखा है, स्पेशली इंडियन फास्ट बॉलर की बात मैं कर रहा हूं कि लेंथ को कंट्रोल करना, ये दोनों चीजें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के लिए भी आसान नहीं थी। तो हर्षित राणा सबसे कम एक्सपीरियंस वाला गेंदबाज होने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो जसप्रीत बुमराह को मैच कर दे, मोहम्मद सिराज को मैच कर दे, तो शायद आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अगर आप आकाशदीप के साथ शुरू करते और सिमिलर सिनारियो होता, तब भी मैं यही कहता कि आपको आकाशदीप के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज कंटिन्यूटी मैटर करती है। खिलाड़ी को हर मैच के बेसिस पर, हर स्पेल के बेसिस पर आप जज नहीं कर सकते, और इस तरह से अगर आप चॉपिंग चेंजेस करते रहेंगे तो आप कभी भी किसी प्लेयर को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे, वो रन नहीं दे पाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि इंडिया को हर्षित राणा के साथ कंटिन्यू करना चाहिए इस टेस्ट मैच में, क्योंकि अगर आप सक्सेस एंड फेलियर का रेशियो भी देखें तो 3 मैचेस इंक्लूडिंग प्रैक्टिस गेम आप अगर मिला लें तो 2 में वो सक्सेसफुल हुए, 1 में फेल हुए। सो दैट्स व्हाई ही डिजर्व हिज चांस। उन्होंने अब तक जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, अब अगर क्रिकेटिंग लॉजिक पर भी आ जाएं कि इस विकेट पर क्या सूट करेगा, पिछले विकेट पर जहां पर पिंक बॉल थी वो शायद आकाशदीप को ज्यादा सूट कर रही थी, वहां पर आप आकाशदीप को खिलाते आपको शायद ज्यादा वैल्यू मिल सकती है। इस विकेट पर आपको बाउंस एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, ऑफ द विकेट गेंद हरकत करेगी, और हर्षित राणा की जो नेचुरल लेंथ है, आके जो उनकी एबिलिटी विकेट में हिट करने की है, वो ज्यादा सूटेड है इस विकेट के हिसाब से भी। तो इसीलिए हर्षित राणा का सिलेक्शन बनता है और मेरे 11वें प्लेयर हर्षित राणा और तीसरे फास्ट बॉलर होंगे। आप लोग की 11 क्या है, कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।